बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम 12th क्लास के अकाउंटेंसी की चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ेंगे। देखिए, कुछ विद्यार्थियों के हमें कमेंट मिल रहे थे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हमने इस चैप्टर 5 को पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसका आज पहला पार्ट हम लेकर आए हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि साझेदारी में एक पार्टनर का प्रवेश। विद द प्रायर परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर्स ए पर्सन कैन बिकम ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। देखिए, साझेदारी एक ऐसा व्यवसाय का प्रारूप है जिसमें अगर सभी पार्टनर राजी होंगे तभी किसी नए पार्टनर को उसमें एडमिशन दिया जाएगा। तो सभी साझेदारों की सहमति से पार्टनर को, नए व्यक्ति को पार्टनर बनाया जा सकता है, या फिर ऐसा कुछ साझेदारी संलेख में लिख रहा हो। आइए इसके बारे में जानते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज़ ए मोड ऑफ रिकन्स्टिट्यूटिंग द फर्म्स बिकॉज द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एग्जिस्टिंग agreement and new agreement among all partner including incoming partner come into force. The new partner on joining become liable for the liabilities of the firm and entitled to have share in assets and profits of the firm. देखिए, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि वर्तमान में जो एग्रीमेंट होता है साझेदारों के बीच में वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और एक नया एग्रीमेंट बनता है जिसमें सभी पार्टनर शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग जो नया पार्टनर है वो भी। तो वो फोर्स में आ जाता है या फिर वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। द न्यू पार्टनर ऑन ज्वाइनिंग, जब एक नया पार्टनर ज्वाइन कर लेता है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो साझेदारी की जो संस्था में लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें भी उसे हिस्सा मिलता है और असेट्स में भी हिस्सा मिलता है, और वो प्रॉफिट्स के लिए भी सहभागी हो जाता है। यानी कि प्रॉफिट्स एंड लॉस और असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों में उसको हिस्सा मिलता है। आइए आगे जानते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। देखिए, सेक्शन 31 कहता है साझेदारी जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसका सेक्शन 31 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में कंडीशंस को क्लियर करता है। पहला, इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है तो नया पार्टनर आ सकता है। दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ अबव, यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं लिखा हुआ होता तो ऑल पार्टनर्स एग्री, यानी कि सभी पार्टनर्स को एग्री होना ज़रूरी है, तभी किसी नए व्यक्ति को साझेदारी संस्था में पार्टनर बनाया जा सकता है। देखिए, पार्टनरशिप डीड में लिख रहा हो या तो, और अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई जिक्र नहीं है तो सभी पार्टनर्स का एग्री होना ज़रूरी है, तभी कोई नया व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में साझेदार हो सकता है। अगर वर्तमान में जो भी साझेदार हैं उनमें से एक भी व्यक्ति अगर राज़ी नहीं है किसी नए व्यक्ति को साझेदार बनाने के लिए, तो किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को साझेदार नहीं बनाया जा सकता। तो आगे, राइट ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब एक नया व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में या साझेदारी संस्था में पार्टनर बन जाता है तो उसे क्या क्या अधिकार मिलते हैं। तो पहला अधिकार, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, यानी कि जो संस्था के भविष्य में प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे उसमें से उसे हिस्सा मिलेगा। और दूसरा, राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ द फर्म एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म, यानी कि जो साझेदारी संस्था है उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उसमें उसे हिस्सा मिलेगा, और जितने भी उसके उत्तरदायित्व हैं उनमें भी नए साझेदार को हिस्सा मिलेगा। न्यू पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, देखिए, जब नया पार्टनर आ जाता है तो उसको फ्यूचर्स के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें हिस्सा मिलता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, जो वर्तमान में हमारे पार्टनर्स होते हैं उनको कुछ त्याग करना पड़ता है। तो जो नया पार्टनर होता है उसका फ्यूचर में जो प्रॉफिट होता है वो क्या किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सैक्रिफाइस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर या पार्टनर्स। देखिए,
मान के चलें कि 2 पार्टनर थे और वो बराबर बराबर लाभों को बांटते थे। अब कोई नया पार्टनर सी आ गया तो उसको भी लाभों में से हिस्सा देना पड़ेगा। तो ए और बी के द्वारा सैक्रिफाइस किया जा सकता है, हम मान लेते हैं, या ए सैक्रिफाइस अकेला कर सकता है सी के लिए, या बी सैक्रिफाइस कर सकता है। तो अब नए पार्टनर ए बी सी हो जाने की वजह से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा पुराने पार्टनर्स को, तभी सी को हिस्सा मिल पाएगा। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर compensate all those partners who sacrifice their share in profit in his favor। अब क्योंकि जो वर्तमान में जो पुराने पार्टनर हैं वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो नए पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा उन पार्टनर्स के लिए जो कि नए पार्टनर के आने पर अपना शेयर उसको दे रहे हैं या उनका शेयर प्रभावित हो रहा है नेगेटिवली। तो नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स जो हैं उनका प्रॉफिट का शेयर कम हो जाता है, इसलिए नए पार्टनर को पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं उनको कुछ कंपनसेट करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। द अमाउंट पेड बाय न्यू पार्टनर फॉर दिस सैक्रिफाइस इज़ कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम ऑफ गुडविल। देखिए, जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर को कंपनसेट करता है, कुछ पैसा देता है, तो उसको हम गुडविल कहते हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। देखिए, सैक्रिफाइस, गेनिंग रेशो, इन सब के बारे में हमने चैप्टर 4 में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। नया पार्टनर उसी अनुपात में या उसी रेशो में कंपनसेट करता है जिस रेशो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है। आइए अब जान लेते हैं इफ़ेक्ट क्या होता है। इफ़ेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि जब नया पार्टनर आ जाता है पार्टनरशिप फर्म में तो उसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ते हैं। उन इफ़ेक्ट्स को हम एक दृष्टि में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड, यानी कि जो पुरानी साझेदारी होती है वो साझेदारी समाप्त हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस। नई पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है और इससे पार्टनरशिप फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फर्म्स कंटिन्यू, यानी कि साझेदारी संस्था कंटिन्यू चलती रहती है। या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो पुरानी होती है उसका अंत हो जाता है और नई पार्टनरशिप का जन्म हो जाता है। दूसरा, न्यू पार्टनर बिकम एलिजिबल टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस्ड। दूसरा इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो नया पार्टनर होता है वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए शेयर लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं अब वो पुराने पार्टनर्स हैं या ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनका जो शेयर है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के शेयर में से नए वाले पार्टनर को शेयर दिया जाता है। तीसरा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट एज ए कैपिटल। देखिए, जब वो साझेदार बनता है तो उसे पूंजी के रूप में या पूंजी के हिस्से के रूप में कुछ धनराशि साझेदारी फर्म में जमा करनी होती है। तो वो एक निश्चित राशि जो उसके हिस्से के हिसाब से बनाई जाती है कंट्रीब्यूट करता है नया पार्टनर। न्यू पार्टनर एक्वायर राइट ऑन द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म। एक इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो नया पार्टनर होता है उसको फर्म की असेट्स और लाइबिलिटीज़, संपत्तियों और उत्तरदायित्वों में भी हिस्सा मिलता है। एडजस्टमेंट मेड फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एडजस्टमेंट बनाई जाती है जो भी संस्था में रिज़र्व चले आ रहे हैं। देखिए, जो पहले से रिज़र्व साझेदारी संस्था में होते हैं या जो प्रॉफिट्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट होता है जिसको हम रिज़र्व कहते हैं, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, उस पर नए साझेदार का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो तो ओल्ड पार्टनर से संबंधित होता है। तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। छठी एडजस्टमेंट ये होती है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड एंड रीअसेस्ड रेस्पेक्टिवली। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दें, असेट्स के लिए रीवैल्यूएशन शब्द का इस्तेमाल होता है और लाइबिलिटीज़ के लिए रीअसेसमेंट का इस्तेमाल होता है। तो जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट होता है।
जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको पूंजी निवेश करनी होती है अपने हिस्से के हिसाब से। अब जो पार्टनरशिप फर्म पुराने समय से चली आ रही है, हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि भाई 2000 में उस पार्टनरशिप फर्म का जन्म हुआ था और तब एक लैंड खरीदी गई थी जिसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपये। अब 2020 में जब एक पार्टनर ए है उसको हिस्सेदार बनाया जा रहा है, तो जब वो हिस्सेदार बन जाएगा तो जो ये लैंड खरीदी गई थी 2000 में, सन 2000 में 1 करोड़ रुपए की, उसमें भी उसे हिस्सा मिलेगा। लेकिन 2000 में, यानी कि ईयर 2000 में उस लैंड की कीमत 1 करोड़ थी और अब 2020 चल रहा है तो उस लैंड की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 गुना कीमत होगी तो उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए होगी। लेकिन बुक्स में अभी भी वो 1 करोड़ रुपए पे एंट्री है। अब जब नए साझेदार को हिस्सेदार बनाया जा रहा है, नए व्यक्ति को हिस्सेदार बनाया जा रहा है, तो उससे पूंजी में हिस्सा भी लिया जाएगा, असेट्स में जो भी उसका हिस्सा बनता है उस हिसाब से भी उससे पैसा लिया जाएगा। तो अब रीवैल्यूएशन किया जाएगा कि भाई वो जो असेट 1 करोड़ रुपए की लिखी हुई है हमारी बैलेंस शीट में, वो 1 करोड़ रुपए की ना हो कि इस समय 10 करोड़ रुपए की है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1/4 शेयर के लिए पार्टनर आया है तो उसको 2.5 करोड़ रुपए इसमें देने होंगे। तो इस तरीके से असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट होगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एंड इज़ पेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर दियर सैक्रिफाइस शेयर बाय द गेनिंग पार्टनर। देखिए, गुडविल का, जो फर्म की गुडविल है उसकी भी वैल्यूएशन की जाती है और जो सैक्रिफाइस कर रहा होता है पार्टनर उसको पैसा दिया जाता है और जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उससे पैसा लिया जाता है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होती हैं, यही आपके चैप्टर में हम पार्ट बनाकर आपको समझाएंगे और जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हर एक पॉइंट का अलग से टॉपिक बनाएंगे जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं। तो देखिए, एडजस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, सबसे पहले होता है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब भी कोई नया व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा देना होगा। अब इससे क्या होगा कि जो पहले से चला आ रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें बदलाव आ जाएगा। तो क्या होगा, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब नया रेशो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो सभी पार्टनर्स का निकालना पड़ेगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। अब इससे क्या होगा कि कुछ पार्टनर्स उसमें से या कोई एक पार्टनर नए पार्टनर के आने पर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, तो उस सैक्रिफाइस रेशो के बारे में भी हमें पता करना होगा कि वो कितना है। दूसरा, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो जो गुडविल होगी उसकी वैल्यूएशन करनी होगी, उसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। जो व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है गुडविल के रूप में या प्रीमियम ऑन गुडविल के रूप में, उसको पैसा देना होगा और जो गेन कर रहा है उससे प्रीमियम गुडविल या गुडविल के रूप में पैसा लेना होगा। तीसरी जो एडजस्टमेंट होगी वो होगी एडजस्टमेंट ऑफ गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, हमने पहले भी समझाया, सभी असेट्स और लाइबिलिटीज़ का दोबारा से मूल्यांकन होता है। असेट्स का रीवैल्यूएशन होता है और लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट होता है, जिससे कि किसी के साथ अन्याय ना हो और सही सही वैल्यू का अनुमान लग जाए। तो एडजस्टमेंट होती है, चाहे उससे प्रॉफिट हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है, तो जब रीवैल्यूएशन किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स को उसमें से एडजस्टमेंट करनी होती है। फोर्थ, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। देखिए, सबसे पहले आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में जान लीजिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो किसी एक अकाउंटिंग ईयर में खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जो पैसा खर्च किया है उससे होने वाला लाभ कई सालों तक होता रहेगा। एक एग्जांपल इसका हो सकता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर एडवर्टाइजमेंट पर फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में 50,000 रुपये खर्च किए गए
हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि भाई 50,000 रुपये खर्च करे, अब वो फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में खर्चा हो गया। अब लेकिन ये 50,000 रुपये जो हमने खर्च किए आने वाले 5 साल तक हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो 50,000 रुपीज़ हैं इनको हम 5 ईयर्स तक यूज़ करेंगे। अब हमने ये पूरा का पूरा खर्चा अकाउंटिंग ईयर 2 दिखा दिया, जो कि सही नहीं है और ये सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत नहीं करेगा। 5 साल तक अगर हमने ये यूज़ करना है तो हर साल 10,000 रुपये एक्सपेंडिचर में होना चाहिए था, जो कि 50,000 रुपये 19-20 में डाल दिया, जो कि गलत है। अब बाकी के जो 40,000 रुपये हैं वो 10,000 रुपये करके 4 साल तक हम यूज़ करेंगे, तो इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली की जाती है। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट होती है वो होती है रिजर्व्स की और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। देखिए, प्रत्येक संस्था अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा बचाकर रखती है, जिसको रिजर्व्स कहते हैं, और कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस पीछे से चले आ रहे होते हैं, तो उस पर ओल्ड पार्टनर्स का ही हक होता है। तो वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट की जाती है ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो होती है वो होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए, जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना दिया जाता है तो उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पर ही पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स कर दिया जाता है। और जब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स किया जाता है, तो वर्तमान में जो उनकी पूंजी व्यवसाय में लग रही होती है, तो हो सकता है किसी पार्टनर की पूंजी ज़्यादा लग रही हो तो उसको वापस कर दी जाती है, और अगर किसी पार्टनर की पूंजी कम लग रही होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, तो उससे वो पूंजी मंगवा ली जाती है। तो ये भी एडजस्टमेंट की जाती है। आपको ये सारी 6 एडजस्टमेंट इस पूरे चैप्टर की पार्ट वाइज मिल जाएगी। आप हमसे जुड़े रहें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इनके नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।